नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज़ प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। एक बेहद खूबसूरत मुस्कान के धनी, भारत को आधुनिक तकनीक और डिजिटल सोच की दिशा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री, हम सब के बेहद प्रिय राजीव गांधी की आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी और भारत को 21वीं सदी के सपनों से जोड़ने का काम किया। राजीव गांधी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिन्होंने देश को आधुनिक तकनीक और नई सोच दी। 20 अगस्त 1944 को देश के प्रतिष्ठित राजनीतिक गांधी परिवार में जन्मे राजीव गांधी कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखते थे। दून स्कूल में पढ़ाई के बाद उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। भारत लौटने के बाद राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट बने। उन्हें मशीनों, फोटोग्राफी और संगीत से खासा लगाव था। परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति में ला खड़ा कर दिया और वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने भारत को तकनीक के क्षेत्र में नई दिशा दी। उन्हीं के दौर में देश में कंप्यूटर टेलीकॉम क्रांति शुरू हुई। आज जिस डिजिटल इंडिया की बात होती है उसकी बुनियाद राजीव गांधी के विजन में है। राजीव गांधी ने युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया और शिक्षा के विस्तार के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत। असम, मिजोरम और पंजाब समझौते के जरिए उन्होंने शांति बहाली की कोशिशें भी की। कुछ फैसले विवादों में भी रहे। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना, अयोध्या विवादित स्थल का ताला खुलवाना और श्रीलंका में शांति सेना भेजना बड़े राजनीतिक विवाद बने। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनाव प्रचार के दौरान आतंकियों ने आत्मघाती हमला कर उनकी हत्या कर दी। उनकी याद में देश हर साल 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाता है। आज भी आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा के रूप में राजीव गांधी याद किए जाते हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति को नई तकनीकी, युवा सोच, आधुनिक दृष्टि से विजन दिया, उसके लिए काम किया। नशे के खिलाफ राजधानी रायपुर में अब सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। हिस्ट्री शीटर और आदतन गांजा तस्करों पर पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है जहां अब जमानत भी आसान नहीं होगी। मुकेश बनिया और बैसाखू ध्रुव जैसे तस्करों पे पीआईटी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। दरअसल हिस्ट्री शीटर मुकेश बनिया और गांजा तस्कर बैसाखू ध्रुव पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3-3 माह के लिए जेल भेजा गया है। इस दौरान दोनों आरोपियों को जमानत का लाभ भी नहीं मिलेगा। रायपुर जेल में बंद मुकेश बनिया को बुधवार को संभागीय आयुक्त के न्यायालय में पेश किया गया। मुकेश पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में लगातार शामिल होने के आरोप हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ 20 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, गांजा तस्करी जैसे गंभीर अपराध हैं। वहीं उरला इलाके के बैसाखू ध्रुव पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। बैसाखू के खिलाफ 10 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार कार्रवाई के बावजूद दोनों आरोपियों के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध करने की कार्रवाई हुई। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत रायपुर में आदतन तस्करों पर अब लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक 54 तस्करों के खिलाफ प्रतिदिन संभागीय आयुक्त न्यायालय में संभागीय आयुक्त न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। इनमें से 38 मामलों में सुनवाई पूरी हो गई है, जहां आरोपियों को 3 से लेकर 9 माह तक जेल भेज दिया गया है। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद 14 नए मामले सामने आए, जिनमें 7 मामलों में सजा हुई है, जबकि बाकी मामलों की सुनवाई जारी है। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, अब तस्करों की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सफेमा कानून के तहत संपत्ति कुर्क कर आर्थिक रूप से कमजोर करने की तैयारी है। नशे के कारोबार में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर में नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई मानी जा रही है। आदतन तस्करों के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आर्थिक और कानूनी दोनों स्तर पर पुलिस कार्रवाई जारी रखेगी।
सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एम्स में नौकरी लगाने के मामले पर आरोपी ने अपने रसूख और पहचान का हवाला देकर कई लोगों से 10,60,000 रुपये वसूल किए। घुमका थाना क्षेत्र में एक युवक पर एम्स में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों ठगने का आरोप है। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम मोहंदी निवासी ओमकार वर्मा ने घुमका थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गांव के ही आरोपी कमल नारायण साहू ने एम्स में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। आरोपी ने संपर्क और पहचान का हवाला देकर लोगों को भरोसे में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अलग अलग लोगों से कुल 10,60,000 रुपये वसूले। ठगी के शिकार लोगों में हरिनारायण वर्मा, शीतल साहू और प्रताप वर्मा सहित कई लोग शामिल हैं। पैसे लेने के बाद आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा। लंबे समय तक किसी की नौकरी नहीं लगी और आरोपी बहाने बनाने लगा। तब लोगों को अपने ठगी होने का एहसास हुआ। इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया। शिकायत दर्ज हुई। घुमका थाना पुलिस ने आरोपी कमल नारायण साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का मानना है कि पूरे मामले की गहन जांच हो रही है। जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, ताकि मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ न लग जाए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश और मामले की जांच में जुटी हुई है। टेनिस, जी हां, लॉन टेनिस अब सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि फैशन, ग्लैमर और लग्जरी ब्रांड का एक बहुत बड़ा मंच बनता जा रहा है। कोर्ट पर खिलाड़ियों के साथ साथ अब उनके स्टाइल, लुक और सोशल मीडिया प्रभाव की भी जमकर चर्चा हो रही है। ब्रांड की होड़ ऐसी कि टेनिस कोर्ट अब फैशन रनवे में बदलता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर में टेनिस का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ भीड़, बढ़ते दर्शक और सोशल मीडिया की चमक ने इस खेल को नया ग्लैमर दे दिया है। अब टेनिस सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फैशन और लग्जरी इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन गया है। विंबलडन, फ्रेंच ओपन टेनिस, अमेरिका ओपन टेनिस, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, ये सब एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुके हैं। अमेरिकी टेनिस इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में अमेरिका में टेनिस खेलने वालों की संख्या में 16 लाख की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले करीब 54% ज़्यादा है। वहीं इस साल टेनिस देखने वाले दर्शकों की संख्या में भी 39% की वृद्धि देखी गई है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में लगातार बढ़ती भीड़ और युवा दर्शकों की दिलचस्पी ने लग्जरी ब्रांड्स को भी बेहद आकर्षित किया है। अब बड़े फैशन ब्रांड्स टेनिस स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। डियोर, ल्यूई वितो और मियू मियू जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स खिलाड़ियों के साथ बड़े करार कर रहे हैं। महिला टेनिस स्टार्स आर्यना सबालेंका और कई युवा खिलाड़ियों के स्टाइल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। ब्रांड सब खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवार, पार्टनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भी फोकस बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान में जो क्रिकेट के साथ होता है, न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि उसके मैनेजर, उसके कोच, उसका परिवार भी विज्ञापन से लाभार्थी होता है। मैच के दौरान स्टैंड्स में दिखने वाले चेहरे भी अब ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टेनिस अब केवल अमेरिकियों का खेल नहीं, यूएस ओपन और मियामी ओपन जैसे बड़े टूर्नामेंट युवाओं और नए दर्शकों को आकर्षित करने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। फैशन, म्यूजिक और सोशल मीडिया के मेल ने टेनिस को नई पहचान दी है। यही वजह है कि आज टेनिस कोर्ट पर सिर्फ खेल नहीं, बल्कि स्टाइल, ब्रांडिंग और ग्लैमर की प्रतिस्पर्धा दिखाई देता है। आने वाले वक्त में यह खेल फैशन इंडस्ट्री के लिए और बड़ा मंच बनेगा। टेनिस की दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले चर्चा सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन की होती थी, वहीं अब उनके फैशन, लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया प्रभाव की। खेल का ये मंच अब ग्लैमर और ब्रांडिंग का नया रनवे बन गया है। जैसे अमेरिका में बास्केटबॉल, जैसे कि यूरोप के देशों में फुटबॉल और भारतीय एशियाई देशों में क्रिकेट।
ग्लैमर और ब्रांडिंग का नया रनवे बन गया है और शानदार पैसे, शानदार शोहरत दिए जा रहा है ये सभी खेलों का जुनून। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी नाराजगी है। अस्पताल के बाहर किसी निजी काम से जब वो गए थे तो फोटोग्राफरों द्वारा पीछा किए जाने पर सलमान खान भड़क उठे और साफ शब्दों में कहा, 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला। दरअसल मंगलवार रात सलमान खान को मुंबई में एक ट्रैफिक सिग्नल के पास देखा गया, जिसके बाद कई फोटोग्राफर उनकी कार का पीछा करते हुए हिंदुजा अस्पताल तक पहुंच गए। अस्पताल के बाहर लगातार कैमरों और आवाज़ों से घिरा सलमान खान अपनी कार से बाहर निकले और फोटोग्राफरों पर नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फोटोग्राफर अभिनेता सलमान से सॉरी भाईजान कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि सलमान अस्पताल में किससे मिलने पहुंचे थे। घटना के बाद सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निजी जिंदगी और मुश्किल समय में किसी की भी प्राइवेसी का सम्मान किया जाना। सलमान ने लिखा कि जिन पत्रकारों और फोटोग्राफरों का उन्होंने हमेशा सम्मान किया है, अगर वही लोग उनके दर्द से फ़ायदा उठाने चाहे तो ये गलत है। सलमान खान ने आगे कहा कि अगर मामला निजी ज़िंदगी का हो तो वह 100 फिल्मों को छोड़ने तक के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, जब तुम्हारे परिवार का कोई अस्पताल में होगा तो क्या मैं ऐसा करूँगा। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कई लोग सलमान खान की निजता के समर्थन में उतर आए हैं, जबकि कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ और मीडिया के रिश्ते को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फैंस का कहना है कि स्टार्स भी इंसान हैं और उन निजी समय में स्पेस मिलना चाहिए। फिलहाल सोशल मीडिया पर मामला लगातार चर्चा में बना है और एक बार फिर सेलिब्रिटी प्राइवेसी बनाम मीडिया कवरेज की बहस तेज है। हिंदुजा अस्पताल के बाहर हुई इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सेलिब्रिटीज़ की निजी ज़िंदगी की एक सीमा होनी चाहिए? क्या हर वक्त कैमरों का पीछा करना सही है? फिलहाल सलमान का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पिछले दिनों एक फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 बहुत शानदार फिल्में आई और देश के लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। देश की सुरक्षा और फिल्मों को आज़ादी, जी हाँ, अब इन दोनों के बीच भी एक नई बहस छिड़ गई है। फिल्म धुरंधर 2 पर यह आरोप लगा है कि इसमें देश की खुफिया और रक्षा गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दिखाई गई है। मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को जांच के निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में देश की खुफिया एजेंसियां, रक्षा गतिविधियों और सामरिक अभियानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दिखाई गई है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी को याचिका पर विचार करने और जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि फिल्मों का मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया जाता है, लेकिन उनके प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म में एजेंट्स की गतिविधियां, संवेदनशील लोकेशन और सामरिक ऑपरेशन को काफ़ी विस्तार से दिखाएं, जिससे देश की सुरक्षा और गोपनीय सूचनाओं के सार्वजनिक होने का खतरा पैदा हो सकता है। याचिका में यह भी कि फिल्म कथित तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करती है। इसमें ऐसी जानकारियां दिखाई गई है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी मानी जाती है। अभी तक फिल्म निर्माताओं की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। हाई कोर्ट ने यह भी माना है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चिंताएं पूरी तरह आधार नहीं है। इसी वजह से अब केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने कहा गया है। फिलहाल यह मामला मनोरंजन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर बहस छिड़ चुका है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद सरकार और सेंसर बोर्ड क्या फैसला लेते हैं। फिल्मों की आज़ादी और देश की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती है। अब धुरंधर 2 को लेकर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा, जब इसमें बहुत सारे लोग पक्ष और विपक्ष में और सोशल मीडिया में शामिल होंगे।
आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।